So let's start with nervous system. Okay, nervous system. What is nervous system? Nervous system के main two parts है, central nervous system and peripheral nervous system. फिर central nervous system के दो parts आते हैं अपने, means जो अपने body में है, brain है और spinal cord है जो vertebral column के अंदर है. फिर peripheral nervous system में दो आते हैं, somatic nervous system and autonomic nervous system. Somatic nervous system क्या करता है? Voluntary muscles पे control लाने के लिए जो nervous system काम करती है वो है सोमैटिक. और ऑटोनॉमिक में इनवॉलंटरी बॉडी फंक्शंस, जैसे कि अपना हार्ट चल रहा है, रेस्पिरेटर चल रहा है, जिसपे अपना कंट्रोल नहीं है, वो आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में. फिर ऑटोनॉमिक के दो आते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. पैरासिम्पैथेटिक हमने देखा कि बॉडी एनर्जी एक्सपेंड, एनर्जी बॉडी जो है वो एनर्जी एक्सपेंड करती है, मींस पसीना आना, एक्सरसाइज वगैरह जो है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आता है. हम जो जॉगिंग करते हैं, दौड़ते हैं, वो सब सिंपैथेटिक के अंदर आता है. और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम्स बॉडी एंड कंजर्व एंड मेंटेन द एनर्जी. एनर्जी क्या करता है? मेंटेन करता है, कंजर्व करता है. ओके, तो न्यूरॉन्स है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. ये क्वेश्चन आता है हमेशा, व्हाट डैश इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी. ये बहुत डिफरेंट होते हैं अदर सेल से. A dead nervous cell has no replacement, so the related parts stop functioning. बहुत इंपॉर्टेंट है. डेड नर्वस सेल्स जो है एक आध बार डेड हो गए तो उसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता. जैसे कि बॉडी के अदर सेल्स है, डेड हो गए तो वो रिप्लेस हो जाते हैं, लेकिन नर्वस के जो सेल्स है वो एक बार डेड हो गए तो वो फिर रिप्लेस नहीं होते. इसीलिए हम बच्चों से लेके सबको बोलते हैं ना, ब्रेन को संभाल के रखो, बाकी कुछ नहीं, ब्रेन को संभाल के रखो. तो उसका मेन ये रीजन यही है. अभी देखो ये न्यूरॉन कैसे दिखता है. ओके, इस तरह से ये न्यूरॉन दिखता है. ये जो अंदर दिखता है वो है न्यूक्लियस. बाहर जो हमने सेल देखा था वैसे टाइप है, लेकिन इसमें एक्सॉन वगैरह थोड़ा सा ज्यादा पार्ट है इसमें. जैसे न्यूक्लियस है तो है. फिर ये जो बोलते हैं इसको सोमा, नहीं तो बॉडी, मीन्स सेंट्रल बॉडी भी बोलते हैं इसको. फिर ये इधर से जो निकले हैं ना छोटे छोटे, ये इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स. ओके, फिर ये इधर से एक लॉन्ग शीट निकलता है, इसको बोलते हैं एक्सॉन. और ये एक्सॉन के ऊपर एक शीट रहती है, इसको बोलते हैं माइलिन शीट. ओके, फिर ओ माइलिन शीट के अंदर श्वान सेल्स रहते हैं. इतना डिटेल हमको नहीं मालूम होना चाहिए. एक तो है सोमा मीन्स बॉडी, फिर उसमें अंदर आएगा न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन. सब मिला के हम बोलेंगे उसको न्यूरॉन. ओके, सिर्फ ये याद रखना, इसके ऊपर एक एक्सॉन, ये नीचे एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट रहता है, उससे अपना जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, मींस इस सेल से जाके उस सेल तक जो सेंसेशन जाते हैं वो उसकी वजह से जाते हैं. उतना ही हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है. ओके, a nerve cell has a nucleus. The nerve cell has short processes called the dendron and one long process called the axon. है ना, ये बहुत सारे short processes है, इनको बोलते हैं dendrites, and one long process है, इसको बोलते हैं axon. Each nerve cell has only one axon. एवरी नर्व सेल को एक ही एक्सॉन रहता है. The dendrons are processes of nerve fibers which are shorter and branching में रहता है. The myelin sheath is fatty material that covers, insulates and protects nerves of the brain and spinal cord. ओके, ये एक में क्वेश्चन आया था लेकिन हमको आएगा नहीं क्योंकि वो आई थिंक 6th लेवल पे आया था कि ये जो माइलिन शीट जो है वो कौन से मटेरियल से बनी रहती है. तो फैटी एसिड से बनी रहती है. ओके, ध्यान रखना, फैटी एसिड से बनी रहती है ये जो माइलिन शीट है वो. ओके, आपके लेवल में नहीं पूछा था लेकिन मालूम रहे कि माइलिन शीट इज अ फैटी मटेरियल दैट कवर्स, इंसुलेट करती है एंड प्रोटेक्ट्स द नर्व्स ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. प्रोटेक्शन के लिए है, इंसुलेट करने के लिए और कवर करने के लिए इसका यूज है. एट बर्थ द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ एन एस्टिमेटेड 100 बिलियन न्यूरॉन्स.
ओके 100 बिलियन न्यूरॉन्स रहते हैं एट बर्थ। नर्व सेल, एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स टुगेदर फॉर्म अ न्यूरॉन। जो हमने देखा अभी, जो सेल बॉडी ने तो सोमा जिसको बोलते हैं, सेल बॉडी ने तो सोमा, न्यूक्लियस, डेंड्राइट्स, एक्सॉन मिलके क्या होगा, एक न्यूरॉन होगा। ऐसे बिलियन न्यूरॉन्स अपने ब्रेन के अंदर रहते हैं। अभी एक एक करके देखेंगे। सेल बॉडी, इट कंटेन्स न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इट ऑल्सो इंक्लूड साइटोप्लाज्म, जैसे कि एवरी सेल में रहता है ना, हमने देखा था पहले सेल का जो स्ट्रक्चर देखा था, तो सेल में एक न्यूक्लियस था और फिर ऑर्गेनेली थे, है ना, ऑर्गेनेल, उसमें हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपैरेटस, जो एनर्जी का प्रोडक्शन है, प्रोटीन का, ये लाइसोसोम देखे थे, राइबोसोम देखे थे, ये इसमें भी सेम रहता है, साइटोप्लाज्म रहता है और इसमें ये सब ऑर्गेनली रहते हैं। ओके फिर एक्सॉन, इट इज अ लॉन्ग नैरो कनेक्टिंग विच सेंड इलेक्ट्रिक इंपल्सेस टू अदर न्यूरॉन। अभी ये जो है इधर से ये नर्व एंडिंग रहती है एक्सॉन को, और क्या करता है, इधर से ये इम्पल्स, अभी समझो इधर टच किया है, इधर कुछ तो हीट लगा, हाँ, तो ये सेंसेस जो है वो कैसे जाते हैं एक एक न्यूरॉन से लेके, अभी इधर नर्व एंडिंग है, इधर को टच होते हैं, ये दूसरे सेल को, फिर इसका नर्व एंडिंग दूसरे सेल को, ऐसे सेल को लगते लगते वो पूरा इंफॉर्मेशन ब्रेन तक चला जाता है। तो ये सेल एक में से जुड़े रहते हैं और फिर वो जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। It's a long, narrow connecting which sends electrical impulses to other neurons. Dendrites, these are branches-like structures that receive messages from other neuron and allow the transmission of messages to cell body. Okay, dendrites क्या करते हैं, they receive messages from other neuron, ये messages receive करते हैं other neuron से, and transmission of the messages to the cell body, और cell body को कुछ message है तो पहुंचाते हैं। और एक्सॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दूसरे सेल में पहुंचाने का काम एक्सॉन का है। ओके अभी एक सिनेप्स करके आता है बीच में। व्हाट इज सिनेप्स? इट इज अ केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल इफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, मींस गैप ऐसा बोल सकते हैं, मींस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को सिनेप्स के थ्रू, केमिकल इंपल्स के थ्रू क्या होता है, मैसेज पहुंचा जाता है कि इधर से इलेक्ट्रिक इंपल्सेस आए हैं कि और वो उधर पहुंचाना है, तो इसके बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। ओके वो सिनेप्स थ्रू मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को पहुंच जाता है। These are the cells in the body that are responsible for transmitting signal. These are the cells in the body that are responsible for transmitting electrical signals called action potential through the nervous system. Means ये synapse के through क्या होता है, action potential. What is action potential? जो सिग्नल जाता है ना एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जाता है थ्रू सिनेप्स, थ्रू गैप, मींस वो दोनों के बीच में एक छोटा सा गैप होगा ना, उसको हम सिनेप्स बोलेंगे। तो उसके थ्रू जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वन सेल से लेके दूसरे सेल को जाता है, ये जो जाने का जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको बोलेंगे एक्शन पोटेंशियल। ओके ये नर्वस सिस्टम से जाता है। न्यूरॉन्स कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स वाया सिनेप्सिस, स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस दैट कॉमनली यूज माइन्यूट अमाउंट ऑफ केमिकल neurotransmitters to pass the electric signals from the presynaptic neuron to the target cells to the synaptic gap. इतना याद रखो, सिनेप्स के ये भाग रहते हैं, जो सिनेप्स रहता है बीच का जो भाग रहता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो सिनेप्स रहता है उसके पार्ट रहते हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, सिनेप्टिक गैप, टारगेट सेल्स। तो उससे सिर्फ इतना याद रखना, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को एक्शन पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दूसरे सेल तक चला जाता है। समझ में आया कि सिनेप्स क्या है? एक याद रखो कि मेनली सेल बॉडी है, सेल बॉडी में न्यूक्लियस है, फिर दूसरे डेंड्राइट्स है, उधर से इंफॉर्मेशन अपने सेल बॉडी तक जाने से डेंड्राइट से अंदर चले जाते हैं, फिर अभी उसके बाद एक्सॉन है। ओके एक्सॉन
और एक्सॉन के बाद लास्ट में जो आता है वो है सिनेप्स. इट्स अ केमिकल जंक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन. मींस इधर से जो इंफॉर्मेशन जाएगा वो डेंड्राइट रिसीव करेगा, डेंड्राइट सेल बॉडी से जाएगा, फिर एक्सॉन को जाएगा, फिर दूसरे डेंड्राइट को जाएगा. ऐसे एक 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 साथ करके इंफॉर्मेशन चली जाती है. समझ में आया मेनली क्या होता है न्यूरॉन्स में? ऐसे सेल्स एक साथ रहते हैं और एक एक साथ फिर डेंड्राइट से ये सेल बॉडी तक आएगा, फिर एक्सॉन, एक्सॉन से सिनैप्स, सिनैप्स से फिर डेंड्राइट लेगा, फिर सेल बॉडी में जाएगा, एक्सॉन लेगा, फिर से ये डेंड्राइट लेगा. ऐसे करते करते इंफॉर्मेशन चली जाती है और इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू चली जाती है. इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल. सिर्फ नाम याद रखो. इजी, एकदम इजी में जितना हो सकता है उतना मैंने डाला है. देखो आपको जितना समझ में आता है, नहीं समझ में आता है तो पूछो. फिर टाइप्स ऑफ न्यूरॉन. अभी ये न्यूरॉन्स के टाइप्स भी हैं. ओके, सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन. These nerves transmit impulses from the periphery of the body to the spinal cord and then to the brain where they are interpreted and perceived. ओके, अभी सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है कि सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करते हैं, इसमें भी न्यूरॉन्स के प्रकार रहते हैं. कुछ कुछ क्या करते हैं, अपने सेंस ऑर्गन से ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं. कुछ न्यूरॉन्स ऐसे हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सेंसरी ऑर्गन तक पहुंचाते हैं इंफॉर्मेशन. और बीच के भी कुछ न्यूरॉन्स रहते हैं जो ये करने के लिए हेल्प करते हैं, वो है इंटरन्यूरॉन्स. तो प्रकार 3 है, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स 3 है. एक तो सेंसरी न्यूरॉन, उसको ये दूसरा नाम है एफरेंट न्यूरॉन्स. सो दीज नर्व्स ट्रांसमिट इंपल्सेस फ्रॉम द पेरिफेरी ऑफ द बॉडी टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड देन टू द ब्रेन. मींस पहले क्या करते हैं, पेरिफेरी ऑफ बॉडी. अभी एक मैं एग्जांपल देती हूँ. इधर गरम लग गया, हॉट प्लेट को हमारा टच हो गया, तो एकदम से हम हाथ पीछे लेते हैं. तो क्या होता है उसमें, ये सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो अपने हाथ से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक चले जाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक चले जाते हैं, ब्रेन में इसका इंटरप्रिटेशन हो जाता है, और फिर ये जो नर्व काम करते हैं वो है सेंसरी न्यूरॉन्स. और फिर जो दूसरे मोटर न्यूरॉन्स है वो इंटरप्रेट करने के बाद वो मोटर न्यूरॉन की तरफ चले जाते हैं इंटर न्यूरॉन्स थ्रू. और फिर मोटर न्यूरॉन जो कुछ इंफॉर्मेशन है वो अपने सेंस ऑर्गन तक लाता है, जैसे कि हाथ को लाता है और हाथ हम झट से पीछे ले जाते हैं ना. ये कितनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम करते हैं. हॉट लगे तो एकदम से, लेकिन ये एक्शन कितनी जल्दी हो जाता है. इधर से गया पूरा सेंसरी नर्व्स गया, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक गया, ब्रेन में उसका इंटरप्रिटेशन हो गया, 2 इंटरन्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन तक गया, मोटर न्यूरॉन से फिर से वो सिग्नल आ गया कि अभी हमको हाथ पीछे लेना है, और फिर वो पूरा इन्फो आता है अपने हाथ तक और हम हाथ पीछे ले जाते हैं. ये सब इन्फो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है. समझ में आया मेनली क्या होता है न्यूरॉन्स का? जो सेंसरी न्यूरॉन्स है वो सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन्स हमको मालूम है सब, जो 5 सेंस ऑर्गन से सर ने ली है शायद, है ना, आई, ईयर, नोज, स्किन वगैरह. तो उधर से जो सब हम ये जो इंफॉर्मेशन है वो रिसीव करती है और फिर वो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक चला जाता है, और ब्रेन से जो मोटर न्यूरॉन्स है वो फिर से हाथ को आ जाती है और हम हाथ पीछे ले जाते हैं. ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन्स का एग्जांपल है टच, हीट, कोल्ड, साइट एक्सेट्रा. अभी मोटर न्यूरॉन्स और रिफरेंट न्यूरॉन अभी मैंने बताया, फिर से देखो. दीज नर्व्स कन्वे इंपल्सेस फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. जैसे मैंने बोला कि इधर से सेंसरी न्यूरॉन्स गए, हाथ से सेंस ऑर्गन से गए स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन तक, वो हो गए सेंसरी न्यूरॉन्स. और फिर ब्रेन में इंटरप्रिटेशन होने के बाद इंटर न्यूरॉन्स से वो कनेक्ट होने के बाद वो मोटर न्यूरॉन तक जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन से जो इंटरप्रिटेशन आया है ब्रेन से वो फिर से वापस अपने ऑर्गन तक आ जाता है. वो जो पार्ट है, मींस वो जो न्यूरॉन का पार्ट है वो है मोटर न्यूरॉन्स. ओके, these nerves convey impulses from the brain and spinal cord to all parts of the body, stimulating glands for secretion and contracting of all types of muscles. Contracting muscles, secretion of glands, ये सब जो काम है वो मोटर न्यूरॉन्स करते हैं. फिर मोटर न्यूरॉन के फिर 2 टाइप है, एक है लोअर मोटर न्यूरॉन एंड अपर मोटर न्यूरॉन. ओके, लोअर मोटर न्यूरॉन क्या करता
है, कैरी सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड टू कम्युनिकेट विथ मसल्स, ऑर्गन्स, ग्लैंड्स ऑल ओवर द बॉडी। तो मसल, ऑर्गन्स और ग्लैंड्स को कम्युनिकेट करने के लिए जो न्यूरॉन यूज होता है वो लोअर, इतने डीप में नहीं पूछेंगे, आपको मालूम हो इतने ही, हमको 3 प्रकार मालूम है और कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उतना भी मालूम हो गया तो इनफ है। और अपर मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, कैरी सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वो जो है वो अपर मोटर न्यूरॉन है। अभी तीसरा जो प्रकार हमने देखा था, टाइप देखा था, इंटरन्यूरॉन। दे कनेक्ट स्पाइनल, मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन्स, जो मैंने बोला कि सेंसरी से गया और फिर इंटरन्यूरॉन्स थ्रू मोटर न्यूरॉन की तरफ गया, तो वो बीच का जो ये रहता है कि सेंसरी से मोटर तक जाने का बीच का रास्ता जो जिससे वो वाया चला जाता है उसको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन्स। दे ट्रांसफरिंग सिग्नल्स बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। ओके, समझ में आए? 3 टाइप्स है हमारे न्यूरॉन्स के, सेंसरी न्यूरॉन्स एफरेंट, मोटर न्यूरॉन्स इफरेंट एंड द इंटरन्यूरॉन्स। ओके, मेनली ओवरऑल बेसिक फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज, पहले क्या होता है, ऑर्गन, सेंसेशन, सेंसरी नर्वस सिस्टम। सेंसरी नर्वस सिस्टम हो गई मीन्स अभी इधर हीट लग गई, देखो वो ब्रेन तक चली गई, इंटरप्रिटेशन हो गया, डिसीजन हो गया, ऑर्डर, फिर वो इंटरन्यूरॉन्स क्या करते हैं, मोटर नर्वस सिस्टम को ऑर्डर करते हैं थ्रू मसल एक्शन, एंड फिर से वो ऑर्गन की तरफ आ गया थ्रू मोटर न्यूरॉन्स। समझ में आया कैसे होता है सेंसरी? ये एग्जाम्पल आपने याद रखा ना तो बस है, आपको समझ में आ गया कि हीट लग गई है, गरम गरम वस्तु को हमने छूने की कोशिश की है तो क्या हो गया कि इधर से सेंसरी न्यूरॉन्स चले गए, सेंसरी न्यूरॉन चले गए ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में, फिर उधर इंटरप्रिटेशन हो गया, डिसीजन हो गया, फिर वो इंटर न्यूरॉन्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स की तरफ चला गया और मोटर न्यूरॉन्स फिर से वो सेंस ऑर्गन की तरफ आ गए और हमने हाथ पीछे ले लिया। ओके, अभी देखो क्या होता है, मेनली ब्रेन में लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी। ओके, ब्रेन का लेफ्ट पार्ट जो है वो अपने राइट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है जो लेफ्ट साइड के बॉडी को कंट्रोल करता है। तो पैरालाइज्ड पेशेंट में राइट साइड का पैरालिसिस हो गया तो उसका मेन प्रॉब्लम किसमें है, लेफ्ट ब्रेन में है। ओके, लेफ्ट का पैरालाइज हो गया तो प्रॉब्लम किसमें है, राइट साइड ऑफ द ब्रेन। इतना याद रखना, ये वाइस वर्सा रहता है, मींस लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है, राइट लेफ्ट को कंट्रोल करता है। ओके, ऑल द सेंटर्स इन द ब्रेन आर प्रेजेंट इन द पेयर्स। अभी सब सेंटर्स जो है ब्रेन में वो पेयर्स में रहते हैं, 2-2 रहते हैं। ओके, लेकिन एक ही जो है स्पीच सेंटर है वो अकेला रहता है, जैसे कि उसको बोलते हैं ब्रोकाज सेंटर। जो स्पीच सेंटर है उसको ब्रोकाज सेंटर बोलते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंडेड पर्सन एंड वाइस। राइट हैंडेड पर्सन है तो जो ब्रोकाज सेंटर है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहता है, लेफ्ट साइड में रहता है, और लेफ्ट हैंडेड पर्सन है वो राइट साइड में रहता है, बस उतना ही। बाकी सब पेयर्स में रहते हैं, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ऐसे सब पेयर्स में रहते हैं। सिर्फ जो स्पीच सेंटर है जिसको ब्रोकाज एरिया बोलते हैं वो सिर्फ अकेला रहता है, और वो किधर रहता है, राइट हैंडेड पर्सन को लेफ्ट साइड में रहता है, लेफ्ट हैंडेड पर्सन को राइट साइड में रहता है। तो लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन क्या क्या है, एनालिटिकल फंक्शन जो होता है, लॉजिकल थिंकिंग जो होता है, साइंटिफिक एनालिसिस, ये जो है वो सब लेफ्ट ब्रेन के ऊपर रहता है। और राइट ब्रेन का फंक्शन क्या है, क्रिएटिंग, इमेजिनेशन, इंट्यूजन, ये जो सब है राइट ब्रेन का रहता है ना। तो अलग अलग फंक्शन है, लेफ्ट ब्रेन के अलग फंक्शन है, राइट ब्रेन का अलग फंक्शन है। तो अब हम मेनली एक स्लाइड कहाँ चली गई, एक स्लाइड, एक मिनट है, एक स्लाइड है इसमें, मैं डालती हूँ बाद में। एक्चुअली क्या है उसमें, उस स्लाइड में सिर्फ एक ये है, एक चार्ट है, उसमें ब्रेन का चार्ट दिया है। तो ब्रेन मेनली ब्रेन के 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ओके, फिर फोर ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स है, सेरेब्रम, वो चार्ट में डाल देती हूँ और फिर ही भेजती हूँ आपको। ओके, तो फिर फोर ब्रेन के, नहीं तो कल कंटिन्यू करते समय पहले मैं वो एक्सप्लेन करूंगी। फिर फोर ब्रेन के
सेरेब्रम आता है, ओके, डायंसेफेलन आता है, और फिर लिम्बिक सिस्टम आता है, ये फोर ब्रेन के पार्ट्स है। फिर मिड ब्रेन के कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आता है, उसमें कैलकुलाई आता है। और फिर थर्ड, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के फिर थ्री पार्ट्स आते हैं, ओके। मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है, सेरेबेलम मींस ये जो फोर ब्रेन का मेन पार्ट है उसको सेरेब्रम बोलते हैं, जिसको हम बड़ा मेंदू है ना, मोठा मेंदू, लहान मेंदू, हमने सुना है, छोटे मेंदू पे मेरे मत मारो, वो जो नाना पाटेकर का, तो वो छोटा मेंदू को बोलेंगे सेरेबेलम। हाँ, कंफ्यूज मत होना, छोटा मेंदू को बोलेंगे सेरेबेलम, और बड़ा बड़ा मेंदू जो है उसको बोलेंगे सेरेब्रम। जो अपने ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है वो सेरेब्रम, बड़ा मेंदू। और जो छोटा मेंदू है उसको बोलेंगे, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है उसको बोलेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम, पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हिंड ब्रेन के पार्ट्स है। ओके, अभी हम एक एक करके ब्रेन के पार्ट्स देखेंगे। अभी ब्रेन के मेन समझ में आया, एक ब्रेन है, ये ब्रेन के क्या किया है उन्होंने, थ्री पार्ट्स बनाए हैं। एक जो है वो फोर ब्रेन, ऊपर का जो भाग है, फिर मिड का जो जोड़ता है फोर ब्रेन को और हिंड ब्रेन को, वो जो है मिड ब्रेन है, और फिर नीचे का जो है वो है हिंड ब्रेन, जिसमें सेरेबेलम आता है। ये देखो, अभी इसमें आपको समझ में आ जाएगा। ये जो बड़ा दिख रहा है ना, ये है सेरेब्रम, ओके। ये क्रैनियम है, क्रैनियम मींस क्या, कवटी हम जिसको बोलते हैं ना, ब्रेन का ऊपर का आवरण कवटी, क्रैनियम बोलते हैं। और क्रैनियम के अंदर जो है ये सेरेब्रम है, ओके। सेरेब्रम जो है वो मेन फोर ब्रेन का पार्ट है, ओके। फिर ये बीच में फिर इधर ये आता है, मिड ब्रेन आता है, और फिर नीचे, ये नीचे का जो पार्ट है, ये सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये जो आता है वो हिंड ब्रेन में आता है। समझ में आया, थ्री पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से पार्ट है सेरेब्रम। सेरेब्रम के फिर हेमिस्फीयर आता है, जैसे राइट हेमिस्फीयर, हमने कैसे दो भाग रहते हैं ब्रेन के, ओके। वो दो भाग जो है वो बीच से नर्व से, कॉर्पोसा कैलोजम से जुड़े हुए रहते हैं। तो राइट साइड का पार्ट को बोलते हैं राइट हेमिस्फीयर, और लेफ्ट साइड के पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर। फिर उसके चार पार्ट्स बने हैं, देखो इधर दिखता है। जो अपने सामने का पार्ट है उसको बोलते हैं फ्रंटल लोब, ओके। फिर दोनों साइड के जो है इसको बोलते हैं टेम्पोरल लोब। क्यों टेम्पोरल लोब, कान के बाजू में है वो टेम्पोरल लोब। फिर ऊपर का जो पार्ट है इसको बोलते हैं पैराइटल लोब, और जो पीछे का पार्ट है इसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल लोब, ओके। इसकी कुछ ये है, हर एक का कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, इसीलिए उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ओके। ये जो सामने का पार्ट है उसको बोलेंगे फ्रंटल लोब, ओके। और हर एक का फंक्शन अलग अलग है, फ्रंटल लोब अलग फंक्शन करता है, टेम्पोरल लोब अलग करता है, पैराइटल लोब अलग करता है, ऑक्सीपिटल। देखो, हेडेक के भी बहुत सारे प्रकार रहते हैं, उस हिसाब से डॉक्टर को समझ में आता है कि इसको कौन से प्रकार का हेडेक है, उसको कौन सा मेडिसिन देना चाहिए। हमको मालूम है इधर का, सिर्फ इधर का दिख रहा तो माइग्रेन में आ जाता है, टेंशन हेडेक में आ जाता है। इधर पेन हो गया तो इसमें समझ में आता है एसिडिटी की वजह से हुआ होगा, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं तो इधर आ जाता है। फिर इधर पीछे रहा तो हमको हाँ 100% मालूम है कि पीछे का पेन रहा तो ये रिलेटेड टू आईज है, तो आईज को दिखाना जरूर है। तो ये समझने के लिए भी ये लोब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेन लोब समझ में आया, द सेरेब्रम, इसको साइंटिफिक भाषा में टेलेंसेफेलॉन बोलते हैं, इज द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, okay. It contains two hemispheres split by a central fissure called the corpus callosum. मैंने अभी जो बोला वही है, ये जो ब्रेन है, अपने ब्रेन के दो पार्ट्स बने हुए, एक राइट साइड का पार्ट, एक लेफ्ट साइड का पार्ट, दोनों जुड़े हुए हैं कॉर्पस कैलोजम से, नर्व फाइबर से जुड़े हैं, एकदम पतले फिशर फिशर जैसा एक रहता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। इससे ये दोनों पार्ट जुड़े हुए हैं, ओके। राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, और चार लोब है इसके। कौन से लोब है हमने देखा था, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब। कौन से देखा था, इधर सामने जो है फ्रंटल, सामने है इसीलिए फ्रंटल, फिर इधर ऊपर जो है पैराइटल, फिर कान के ऊपर दोनों बाजू में है वो टेम्पोरल, और पीछे जो है ऑक्सीपिटल,
ओके ये 4 पार्ट है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेरेब्रम के आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स, और इट्स अ ग्रे इन कलर, ओके ग्रे मैटर रहता है इसमें। इन ह्यूमंस दिस ग्रे मैटर हैज एन अनइवन सरफेस विथ मेनी फोल्ड्स। अभी अब हमने कभी भी ब्रेन देखा तो उसमें बहुत सारे फोल्ड्स रहते हैं ना, ऐसे गायराय सरकाय, गायराय सरकाय बोलते हैं ना जिसको, कि ऐसा खोल रहता है फिर ऊपर आया रहता है, जितना खोल रहता है ऊपर आया, जितने फोल्डिंग्स ज्यादा रहता है उतना वो आदमी इंटेलिजेंट रहता है, ऐसा रिसर्च बताता है। ओके तो इन ह्यूमंस दिस ग्रे मैटर हैज एन अनइवन सरफेस विथ मेनी फोल्ड्स, रीजेस कॉल्ड गायराय एंड वैलीज और फोल्ड्स कॉल्ड सल्काय। मींस जो रीजेस जो आए हैं उसको गायराय बोलते हैं, और जो नीचे खड्डे में गया है वैली को बोलते हैं सल्काय। गायरा एंड सल्काय, गायरा एंड सल्काय, लॉट्स ऑफ गायरा एंड सल्काय, ये ऐसे से है ना, ये ऐसे से नीचे गया ऊपर आया, नीचे गया ऊपर आया, तो गायरा एंड सल्काय बहुत सारे रहते हैं। तो जितनी गायरा एंड सल्काय हो उतना आदमी इंटेलिजेंट रहता है। ओके है, और इससे क्या होता है, जितना फोल्ड्स एंड गायरा एंड सल्काय होते हैं, हेल्प्स क्या करता है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स का सरफेस एरिया बढ़ाने में ये गायरा एंड सल्काय का हेल्प होता है। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स आल्सो असेस द 4 मेजर लोब्स, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। अभी हमने जो देखा, ओके अभी सेरेब्रम मेन दिखेंगे। समझ में आया, ब्रेन का पार्ट हम फोर ब्रेन से दिख रहे हैं। फोर ब्रेन मेनली 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर, लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर जॉइंट होता है कॉर्पस कैलोजम से, नर्व फाइबर से जॉइंट होता है। इसके 4 पार्ट्स होते हैं, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैराइटल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। अभी ये सेरेब्रम जो बड़ा मेंदु है वो कैसा है हम एक बार देखेंगे। The external surfaces of gray matter consisting nerve cells and the deeper layer consisting of white matter formed of nerve fibers. Okay, ऊपर का जो भाग है सेरेब्रम का वो है ग्रे मैटर से बना हुआ है, और नीचे का जो पार्ट है वो व्हाइट मैटर से बना है। द एक्सटर्नल सरफेस मीन्स हमने देखा ब्रेन ऊपर से तो बाहर से ग्रेइश दिखेगा, लेकिन अंदर से हम खोल के देखेंगे तो वो व्हाइट मैटर से बना होता रहता है। द एक्सटर्नल सरफेस शोज मेनी फोल्डिंग्स और फरोज ऑफ वेरिएंट डिप्स, जो हमने देखा गायरा एंड सल्काय उसको बोलते हैं। द मोटर एरिया लाइज इन द फ्रंटल लोब एंड द सेंसरी एरिया लाइज जस्ट बिहाइंड इट। देयर आर अबाउट 1400 सेंटर्स परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन द ब्रेन। 1400 सेंटर्स रहते हैं, जैसे कि कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, स्पीच सेंटर है, बहुत सारे सेंटर्स है। 1400 सेंटर्स इसमें रहते हैं ब्रेन में, जो डिफरेंट एक्शंस करते हैं। ओके क्योंकि पूरा कंट्रोल अपने ब्रेन में रहता है ना, तो सब कंट्रोल ये सेरेब्रम मींस अपने पूरे ब्रेन में रहता है। ईच नर्व सेल हैज मल्टीपल कनेक्शन, हर नर्व का मल्टीपल कनेक्शन रहता है। ओके अभी हेमिस्फीयर मैंने ये समझाया है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। अ फीचर डिवाइड्स द cerebrum into right and left hemisphere. Each hemisphere controls processes on the collateral side of the body. This means in general that is the right side of the brain receives the control signals from the left side of the body, and the left side of the brain receives control signals from the right side of the body. Also, although both hemispheres controls many functions, some functions occur predominantly in one or the other. For example, in general, the left hemisphere controls functions such as speech, writing, mathematics. The right hemisphere in general controls aspect of creativity such as art, musical skills. अभी इसके ऊपर भी देखो, राइट हैंडेड पर्सन थोड़े डिफरेंट रहते हैं लेफ्ट हैंडेड पर्सन के। आपने देखा होगा लेफ्ट हैंडेड पर्सन की पर्सनालिटी बहुत अलग रहती है, वो क्रिएटिव माइंड के रहते हैं, उसमें ज्यादा आर्ट्स के लोग जो रहते हैं, आर्ट्स मींस जो आर्टिस्टिक जो रहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा लेफ्ट हैंडेड ने, तो जिसमें राइट साइड का कंट्रोल रहता है ना, वो वाले लोग रहते हैं। और राइट हैंडेड पर्सन अलग अलग पर्सनालिटी के बने हुए रहते हैं, तो क्योंकि इसके फंक्शन अलग अलग है उसकी वजह से ये होता है। तो राइट हेमिस्फीयर में जो है वो क्या करता है, क्रिएटिविटी, आर्ट, म्यूजिकल स्किल्स ये करता है, मींस लेफ्ट हैंडेड जो है। और राइट हेमिस्फीयर क्या करता है, स्पीच, राइटिंग, मैथमेटिक्स। तो उनका जिनका मैथमेटिक्स वगैरह बहुत अच्छा रहता है, वो उनका ये जो कंट्रोल है वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में रहता है। समझ में आया, सिर्फ वाइस वर्सा रहता है। ओके
Functions of cerebrum. What are the functions of cerebrum? In general, the cerebrum controls all voluntary action. It also controls center for mental activities. सब mental activities जो है वो cerebrum में होते हैं. Processing, emotional control, motor control, personality, sensory learning, problem solving, means mathematics इसमें आ जाता है. Language and speech, नई language सीखना, speech, फिर visual information, okay, interpretation, spatial information, cognition and higher thoughts, imagination, creativity, ये सब जो काम करते हैं वो cerebrum करता है अपना. thinking, interpretation, imagination, intuition, cognition, means वो ग्रहण करना, वो हमको समझना, ये सब काम किसका है? cerebrum का है. are attributed to the higher centers of the cerebrum, especially ज्यादा से ज्यादा frontal lobe में होते हैं, बाकी के भी थोड़े बहुत बिखरे हुए रहते हैं. External stimuli, perception are received, interpreted and analyzed here, and targeted organ is ordered to respond accordingly. For this, knowledge of previous experience is used. क्या करते हैं इसमें? previous experience use किया जाता है. ओके, मीन्स सेरेब्रम के फंक्शंस ये है, ये सब तो करता है. फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो है रिसीव करना, इंटरप्रिटेट करना, एनालाइज करना, ओके, और उससे अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स देना, ये सब काम सेरेब्रम का है. सेरेब्रम ऑल्सो कंट्रोल्स द अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को कंट्रोल करना, जैसे कि सेरेबेलम है, छोटा मेंदु है, मेडुला ऑब्लंगेटा है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको कंट्रोल करने में भी सेरेब्रम का काम रहता है. मेनली समझ में आया व्हाट इज सेरेब्रम और सेरेब्रम के फंक्शन. सेरेब्रम के लोब, दो हेमिस्फीयर, सेरेब्रम के दो हेमिस्फीयर रहते हैं, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोजम. इसके 4 लोब्स रहते हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब. 2 टेम्पोरल लोब है, फ्रंटल है, पैराइटल है, ऑक्सीपिटल है. तो ये 4 लोब्स रहते हैं सेरेब्रम के. और सेरेब्रम के बहुत सारे फंक्शंस है, जैसे इंटरप्रिटेशन है, कॉग्निशन है, इमेजिनेशन है, सेंसरी सेंसेस लेना है, देना है, ये सब जो क्रिएटिविटी है, ये सब सेरेब्रम के अंदर. मेंटल एक्टिविटी जो बोलते हैं हम सब सेरेब्रम से होता है. फिर एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करना, इंटरप्रेट करना, फिर से वो ऑर्गन की तरफ भेजना, वो भी काम सेरेब्रम का है. और ब्रेन के अदर पार्ट्स को कंट्रोल करना, ये भी काम सेरेब्रम का है. ऐसे बहुत सारे काम सेरेब्रम के हो जाते हैं. ओके, और एक मेन है कंडीशन रिफ्लेक्स. ओके, मेन काम है कंडीशन रिफ्लेक्स. व्हाट इज कंडीशन रिफ्लेक्स? These responses are given through the previous knowledge or experience. Example, the mouth waters when thinking of a mango. हमने मैंगो का थिंक भी किया बच्चों ने वगैरह, हमने भी अभी भी, कि हमको मुंह में पानी आना जो बोलते हैं, माउथ वाटर्स व्हेन थिंकिंग अबाउट अ मैंगो. ये किसकी वजह से होता है? ये कंडीशन रिफ्लेक्स जो है, सिर्फ याद करके, सामने भी नहीं अपने, लेकिन सिर्फ याद करके भी जो हमको मुंह में पानी आ जाता है, ये रिस्पॉन्स भी थ्रू सेरेब्रम से हो जाता है. अ लॉट ऑफ स्किल आर लर्न थ्रू द कंडीशन रिफ्लेक्स. जैसे हमने कभी भी स्विमिंग सीख लिया है ना, कभी भी साइकिलिंग सीख लिया, गाड़ी सीख ली, तो हम एक बार सीख लेते तो कभी भूलते नहीं है. ये जो पार्ट है कंडीशन रिफ्लेक्स, इसको ही कंडीशन रिफ्लेक्स बोलते हैं. वो रिमेम्बर रहता है ना थ्रू आउट द लाइफ. ये भी काम किसका, फंक्शन किसका है? सेरेब्रम का है. वो जो हमने सीखा है बचपन में, वो थ्रू आउट अवर लाइफ याद रखना, ये भी काम किसका है? सेरेब्रम का है. समझ में आया वो सेरेब्रम क्या है, सेरेब्रम के फंक्शंस क्या है? सिर्फ ये पढ़ने के लिए आपको कोई नहीं पूछेगा सेरेब्रम के फंक्शन क्या है, सेरेबेलम के फंक्शन क्या है, ऐसे कोई भी नहीं पूछता आपको एग्जाम में. आपको समझने के लिए है. ओके, हाँ, इसमें से छोटे छोटे जो मैं बताती हूँ कि हाँ ये पूछ सकते कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या, यूनिट को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन. हाँ, आपको ये 100% मालूम होना चाहिए. इसके 3 टाइप्स है, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटरन्यूरॉन, और वो कैसे काम करता है. ओके, ये फंक्शन वगैरह हमको मालूम हो कि क्या क्या ब्रेन कौन से काम करता है, इसके लिए मालूम होना चाहिए. इसके लिए मैंने दिया है. अभी जो मैंने बोला था पहला क्या है, 4 ब्रेन हम चला रहे हैं. 4 ब्रेन के 3 पार्ट है. 4 ब्रेन का पहले हमने देख लिया बड़ा मेंदु, जिसको सेरेब्रम बोलते हैं. अभी दूसरा आता है अंडर लिम्बिक सिस्टम.
जो फोर ब्रेन का ही भाग है, इसको बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। ओके, द लिम्बिक सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व इन प्रोसेसिंग इमोशन एंड मेमोरी। ओके, इमोशन एंड मेमोरी जिस सिस्टम में पूरा भरा पड़ा रहता है वो है लिम्बिक सिस्टम, इंक्लूडिंग द हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला। मींस इसमें फिर लिम्बिक सिस्टम के पार्ट है, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है। ओके, वो हम आगे देखेंगे। द लिम्बिक सिस्टम इज लोकेटेड within the cerebrum of the brain, immediately below the temporal lobes and buried under the cerebral cortex। मींस ये जो लिम्बिक सिस्टम है, ये क्रैनियम के बराबर नीचे आता है। ओके, इधर इसमें नहीं दिया है, बराबर सॉरी सेरेब्रम के नीचे पीछे की तरफ रहता है ये सिस्टम। ओके, लिम्बिक सिस्टम। फिर इसमें एमिगडाला आता है, हिप्पोकैम्पस आता है। ओके, प्रोसेस इसमें क्या मेनली याद रखने का, लिम्बिक सिस्टम बोले तो एक एक शब्द याद रखा ना हमने, लेकिन शब्द मालूम होने चाहिए। हाँ, अभी फोर ब्रेन के इतने इतने पार्ट्स है, सेरेब्रम है, दूसरा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का काम क्या है, इमोशन एंड मेमोरी। इतना भी याद रहा अपने लेवल के लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो इसका मेन पार्ट क्या है, इमोशन एंड मेमोरी, इंक्लूडिंग हिप्पोकैम्पस। द लिम्बिक सिस्टम वाज ओरिजिनली कॉल्ड द रायनसेफेलॉन। ओके, लिम्बिक सिस्टम को रायनसेफेलॉन भी बोलते हैं, स्मेल ब्रेन बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम को, बिकॉज इट वाज थॉट टू बी प्राइमरली इन्वॉल्व द सेंस ऑफ स्मेल। पहले इन्वॉल्व हुआ था वो सेंस ऑफ स्मेल करके, इसीलिए इसको रायनसेफेलॉन भी बोलते हैं। ये हमारे इसमें आया था, आपको कुछ इसकी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन रायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन ये भी आया था। सब स्ट्रक्चर्स ऑफ द लिम्बिक सिस्टम। अभी लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या पार्ट्स है, एमिगडाला है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इतू सा रहता है, लेकिन मेडिटेशन में इसका रोल बहुत ज्यादा है। Amygdala is a major component of the limbic system. It controls the autonomic reactions such as the fight or flight responses in human. जो ब्रेन से आता है हम बोलते हैं ना, तो वो जो रिस्पॉन्स आता है, ऑटोनॉमिक रिएक्शंस जो आता है, फाइट करना है या फ्लाइट करना है, भाग जाना है या उस सिचुएशन को फेस करना है, ये जो सिचुएशन है वो एमिगडाला कंट्रोल करता है। The amygdala is an almond-shaped structure located right next to the hippocampus. The main function of the amygdala is the emotional responses, including feeling of happiness, fear, anger, anxiety. ये सब जो कंट्रोल है अपना, हैप्पीनेस है, फियर है, एंजाइटी है, एंगर है, ये सब कंट्रोल किस में आता है, एमिगडाला में आता है। और ये मेडिटेशन से मैंने बीच में भी एक बार बोला था कि मेडिटेशन से ये एमिगडाला जो है वो क्या किया जाता है, एमिगडाला पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसका साइज बढ़ा सकते हैं, मेडिटेशन से ये कर सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, अपने हम हैप्पी ज्यादा रहने में, फियर कम होने में, एंजाइटी कम होने में, एंगर पे कंट्रोल लाने में हमको बहुत हेल्प हो जाती है। समझ में आया? दिस एरिया इज ऑल्सो की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मेमोरीज। न्यू मेमोरीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द एमिगडाला इंटरैक्ट्स विद द हिप्पोकैम्पस बाय अटैचिंग इमोशनल कंटेंट टू मेमोरीज। मेमोरेबल मेमोरी जो है, जो हम बोलते हैं ना, मुझे बचपन की भी हमको बहुत सारी मेमोरीज रहती है, फिर भी हमको याद रहती है एकदम से, ऐसे जैसे कि कल हुआ है, ऐसे पूरा हमको वो सिचुएशन याद रहता है। किसकी वजह से याद रहता है, अपनी जो मेमोरीज है वो एमिगडाला की वजह से, उसमें वो सब भरे पड़े रहते हैं। Fearful memories, therefore the amygdala is also linked with the fight or flight responses, as stimulating activity in the amygdala can influence the body's automatic fear response। automatic हम घबरा जाते हैं ना, तो वो भी amygdala की वजह से। Damage to the amygdala can result in more aggression, irritability, loss of control of emotions, and the difficulties in the recognizing emotion, especially recognizing fear। ये थोड़ा डीप में हो गया कि एमिगडाला को कुछ डैमेज हो गया, ब्रेन ऑपरेशन हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें इमोशन पे कंट्रोल नहीं रहता कुछ कुछ लोगों का, तो वो क्या होता है, एमिगडाला पे असर होने की वजह से होता है। तो लिम्बिक सिस्टम का एक भाग है, उसको एमिगडाला बोलेंगे, दूसरा एक भाग है उसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। द हिप्पोकैम्पस इज ऑल्सो साइड वेयर न्यूरोजेनेसिस ऑकर। हमने अभी तक क्या देखा था कि ब्रेन के कौन से भी सेल्स जो है वो रिपेयर नहीं होते, ये नहीं होते। ओके, लेकिन इसमें के थोड़ा सा जो भाग है हिप्पोकैम्पस में, इसमें न्यूरोजेनेसिस होता है, न्यूरॉन्स
तैयार होते हैं। दिस मीन्स दैट द न्यू नर्व सेल्स आर मेड हियर फ्रॉम द एडल्ट स्टेम स्टेट्स। तो इसका यूज हम ऑपरेटिव में, नहीं तो इसमें हम कर सकते हैं। डैमेज कैन ऑल्सो बी डिट्रामेंटल टू द स्पेशल मेमोरी, फॉर इंस्टेंस रिमेम्बरिंग डायरेक्शंस टू लोकेशंस that should be familiar to the individual. A structure within the temporal lobe, the hippocampus play a role in learning and memory. Okay, emotion और इसका मेन ये क्या है, एमिगडाला है। लर्निंग और मेमोरी का मेन कौन है, हिपोकैम्पस है। There are two hippocampi located in each hemisphere of the brain. They are seahorse shaped and are structures mainly associated being a memory centers of our brains. Okay, बस इतना ही याद रखो। इमोशंस है, इसमें न्यूरोजेनेसिस एकदम रेयरली क्वेश्चन पूछेंगे, हमको नहीं पूछेंगे, ये डीप लेवल का है, लेकिन न्यूरोजेनेसिस होता है इधर। और ये मेनली जो है लर्निंग एंड मेमोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हिप्पोकैम्पस। हम लास्ट में लेंगे तब मैं एक एक शब्द में बताऊंगी। अब तीसरा पार्ट है फोर ब्रेन का, जिसको बोलते हैं डायनसेफेलॉन। कि फिर डायनसेफेलॉन के पार्ट है जो हमने देखा था ना, थैलामस, हाइपोथैलामस, ये जो पार्ट है वो डायनसेफेलॉन के अलग अलग नाम दिया है और उसके अंडर उन्होंने अलग अलग कैटेगराइज किया है, क्योंकि एक एक हमको स्टडी करना है इसीलिए। तो मेनली हमने देख लिया फोर ब्रेन के तीन पार्ट्स बनाए। उसका पहला पार्ट बनाया सेरेब्रम, बड़ा मेंदु जो हेमिस्फीयर है और उसके चार लोब है, जो जिसमें बहुत सारा कंट्रोल आ जाता है। फिर दूसरा पार्ट बनाया लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में तीन पार्ट्स है, एक जो है एमिगडाला है, दूसरा एक ऑर्गन है उसको बोलते हैं एमिगडाला हो गया, फिर डायनसेफेलॉन हो गया, और फिर ये हिप्पोकैम्पस हो गया। ओके, तो हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है और डायनसेफेलॉन। अभी तीसरा पार्ट जो है लिम्बिक सिस्टम का, उसको बोलेंगे डायनसेफेलॉन। फिर डायनसेफेलॉन के प्रकार है थैलामस, हाइपोथैलामस। अ मेजर रोल ऑफ थैलामस इज टू सपोर्ट द मोटर एंड लैंग्वेज सिस्टम। अभी लैंग्वेज सिस्टम जिसपे कंट्रोल आ जाता है वो डायनसेफेलॉन की वजह से है। ओके, मींस थैलामस की वजह से है। डैमेज टू द थैलामस कैन लीड टू द परमानेंट कोमा। हम बोलते हैं ना पेशेंट कोमा में चला गया, तो उसको क्या हो गया, थैलामस हाइपोथैलामस में उसको क्या हो गया, डैमेज हो गया, उसकी वजह से पेशेंट कोमा में चला गया। The important function of the hypothalamus is to link the nervous system to the endocrine system via to the pituitary. It also secretes the neurohormones. हमने देखा है कि हाइपोथैलामस देखा था, है ना, हाइपोथैलामस देखा था, उससे ही तो हार्मोन सीक्रेट होते हैं और पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जाते हैं और पूरे बॉडी का हार्मोन कंट्रोल में रहता है। तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम का मेल कराने में हाइपोथैलामस बहुत इंपॉर्टेंट है। The diencephalon is made up of four main component, जो अभी देखा, थैलामस, सबथैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस। इसके अलग अलग प्रकार है, लेकिन हमको मालूम है हाइपोथैलामस मेन। फिर वो थैलामस जैसे ही उसके है कुछ अलग अलग उसको फंक्शंस दिए हुए हैं, इसीलिए अलग अलग नाम है। ओके, तो डायनसेफेलॉन समझ में आया, इसमें थैलामस, हाइपोथैलामस, एपिथैलामस और सबथैलामस आ जाते हैं। The hypothalamus is an integral part of the endocrine system. हमने देखा था with the key function of linking the nervous system to the तो ये क्वेश्चन आ सकता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करने वाला कौन सा ऑर्गन है, हाइपोथैलामस। ओके, समझ में आया। इन नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को इंटीग्रल ये करने वाला, जोड़ने वाला कौन सा पार्ट है, हाइपोथैलामस। ओके, the thalamus is critically involved in a number of functions, including relaying sensory and motor signals to the cerebral cortex and regulating consciousness, sleep, alertness. ये सब इसके काम है थैलामस के। एपिथैलामस फिर हर एक के अलग अलग है, इतने डिटेल में नहीं जा, समझ में आया। इसमें हाइपोथैलामस मेन है, हाइपोथैलामस कनेक्ट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को और नर्वस सिस्टम को। ओके, ये चार उसके सिर्फ अलग अलग पार्ट है, अलग अलग पार्ट के अलग अलग फंक्शन है। मेन समझ में आया। फोर ब्रेन इसमें बैठ गया क्या, ब्रेन में बैठ गया अच्छी तरफ, तो ही हम आगे चले जाएंगे। बोर नहीं हो रहा है ना, बहुत थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है ना? यस मैडम, इंटरेस्टिंग है, बट गेटिंग रजिस्टर्ड थोड़ा एक बार पढ़ना पड़ेगा, देन विल पढ़ना पड़ेगा, और आपको इतना डिटेल भी पूछेंगे नहीं, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है, एक बार आप पढ़ लो, अच्छा लगेगा हमको। मीन्स क्या होता है अपने ब्रेन में, क्या चल रहा है, कौन से पार्ट में कुछ हुआ तो क्या होता है, इतना भी समझ में आ गया
आपको, तो बस है, और उसमें जो पूछेंगे वो मैं बताऊंगी आपको लास्ट में। ओके, अभी ये मेन फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन के फिर से एक बार सुनो, ब्रेन के पार्ट है, 3 पार्ट्स है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन के फिर से 3 पार्ट्स है, सेरेब्रम, बड़ा मेंदु, फिर लिम्बिक सिस्टम एंड डायंसेफेलॉन। फिर लिम्बिक सिस्टम के हमने सॉरी अपने सेरेब्रम के फिर से हमने 4 लोब कर दिए, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। 2 हेमिस्फीयर कर दिए, राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर, फिर उसके फंक्शंस देखे। फिर लिम्बिक सिस्टम के हमने 3 पार्ट आते हैं, एमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है और डायंसेफेलॉन है। फिर डायंसेफेलॉन के 4 पार्ट्स आते हैं, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, उसके अलग अलग फंक्शंस है। ओके, फिर तीसरा पार्ट जो हमने देखा, नहीं, तीसरा पार्ट जो हमने देखा डायंसेफेलॉन, फिर उसके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस और सबथैलेमस आ जाते हैं। तो समझ में आया, फोर ब्रेन एक बार हो गया। अभी हम जाते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन में ज्यादा कुछ नहीं है, मिड ब्रेन में सिर्फ क्वाड्रेटा जर्मिना आता है बस। मिड ब्रेन, इसको ही मेसेंसेफेलॉन बोलते हैं। द मिड ब्रेन इज द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये देखो कनेक्शन, ये जो बीच का भाग है ये मेन हो गया अपना फोर ब्रेन हो गया, और नीचे का जो हो गया हिंड ब्रेन हो गया, उसको बीच सिर्फ जोड़ने वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन। द कनेक्शन सेंट्रल बिटवीन द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द 12 क्रैनियल नर्व्स हम आगे देखने वाले हैं, which are cranial nerves and what is cranial nerves. 2 thread directly from the midbrain, the oculomotor and trochlear nerves responsible for eye and eyelid movement. इधर से जो नर्व चले जाते हैं आई और आईलिड की तरफ, मींस इधर कुछ तो प्रॉब्लम हो गया तो आई आईलिड में प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेन पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट्स है, टेक्टम है और सेरेब्रल पेडंकल्स है। ये भी नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, मिड ब्रेन सिर्फ याद रहा बस हो गया, ये जोड़ता है फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन को। ओके, द टेक्टम हाउसेस 4 राउंडेड प्रोमिनेंसेस कॉल्ड द पॉलिक्यूलाई, कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये मिड ब्रेन का मेन पार्ट याद रखने वाला सिर्फ एक ही है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इधर 2 कैल्कुला इधर रहते हैं, 2 कॉलिक्यूला इधर रहते हैं बस, which sit directly inferior to the pineal gland. Inferior to the collicula, the trochlear nerve emerges before sweeping across the anterior surface. फिर दूसरा पार्ट है paired cerebral peduncles. The paired cerebral peduncles extend from the cerebral hemisphere to converge as they meet the pons. अभी pons तीसरा पार्ट हिंड ब्रेन का है, उसमें जोड़ता है। अभी मिड ब्रेन उतना ही याद रखो, इसके 2 पार्ट है, टेक्टम है, पेयर सेरेब्रल पेडिकल्स है। टेक्टम को ही क्वाड्रिजेमिना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं, मींस उसको 4 कॉलिक्यूला होते हैं, 4 तरफ 4 कॉलिक्यूला होते हैं जो पिनिकल ग्लैंड के नीचे है। और दूसरा पार्ट है जो सेरेब्रल पेडंकल्स, ऑक्यूलोमोटर नर्व जो 8 नर्व है एग्जिस्टिंग फ्रॉम बिटवीन द पेडंकल्स विद द ऑप्टिक ट्रैक्ट runs around the superior nerve. The midbrain mostly controls the autonomic nervous system. ये autonomic nervous system से कंट्रोल रहती है। ओके, मिड ब्रेन समझ में, मिड ब्रेन का इतना ज्यादा कुछ ये नहीं। अभी फिर से इंपॉर्टेंट पार्ट आता है हिंड ब्रेन, उसको बोलते हैं रोम्बेनसेफेलॉन। ओके, द हिंड ब्रेन मींस थर्ड पार्ट, जो नीचे का पार्ट है ना, जो हमने मेन देखा फोर ब्रेन, बीच का पार्ट देखा मिड ब्रेन, और अभी ये नीचे का पूरा पार्ट है, इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। हाँ, नीचे का ब्रेन। The hindbrain, developmentally derived from the rhombencephalon, is one of the 3 major regions of our brains located at the lower back part of the brain. ये जो पीछे का भाग है ना अपने बैक का, वो पूरा हिंड ब्रेन से बना हुआ है। There are 3 main parts of the hindbrain, pons है, cerebellum है, ये देखो ये दिखता है ये pons है, फिर ये छोटा मेंदु दिखता है ये cerebellum है, और जो नीचे आया हुआ है ये छोटू सा ये है मेडुला ऑब्लोंगेटा। और बहुत ही क्रुशियल पार्ट रहता है मेडुला ऑब्लोंगेटा तो, क्योंकि ये जो नेक में मालूम है एक जगह जिधर रहता है उधर मारा तो ये डेथ हो जाती है। क्यों? नहीं तो सुसाइड में उसी करेक्ट उसी पॉइंट पे लग गया तो तुरंत डेड हो जाती है। क्योंकि क्या होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में कार्डियक सेंटर्स, पैरेटरी सेंटर्स रहते हैं, तो उसमें कुछ ब्लॉकेज आ जाए तो तुरंत आदमी मर जाता है। तो इसीलिए ये जो नेक का पार्ट है बहुत 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 क्रुशियल रहता है। ओके, तो पॉन्स, सेरेबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा 3 पार्ट है हिंड ब्रेन के। मोस्ट ऑफ द 12 क्रैनियल नर्व्स आर फाउंड इन द हिंड ब्रेन, मींस अपने जो 12 क्रैनियल नर्व्स है आगे हम जो देखने वाले हैं, ऑक्यूलोमोटर, ऑक्यूलियर,
ट्राइजेमिनल, फेशियल, जो सब नर्व्स है उसको क्रैनियल नर्व्स बोलते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा हिंड ब्रेन से निकलते हैं। अभी पहला जो है पॉन्स वैरोली, उसको पॉन्स बोलते हैं। दिस इज द पार्ट इन फ्रंट ऑफ द सेरेबेलम, बिलो द मिड ब्रेन एंड अबाउ द मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, इधर समझ में आता है। सेरेबेलम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर। सेरेबेलम के सामने, मिड ब्रेन के नीचे, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर, इसका पोजीशन है। ओके, the pons gets its name from the Latin word for bridge. ये ब्रिज है, it connects the rest of the brainstem to the cerebral cortex. ये कनेक्ट करता है पूरा रेस्ट पार्ट सेरेब्रम से सेरेबेलम नीचे के ब्रेन को, जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं pons. 4 cranial nerves are found in the pons. Abducens nerves help coordinate eye movement. Facial nerve coordinate movement or sensation in the face. Vestibulocochlear nerve processes sounds and trigeminal nerve. ये हम आगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये नर्व्स का काम क्या है। तो ये 4 नर्व मेनली है वो pons से निकलती है। ओके, अभी जो बोलते हैं हम सेरेबेलम, अभी मैंने बोला था सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत हो जाओ। सेरेब्रम जो है वो बड़ा मेंदु है, सेरेबेलम जो है वो छोटा मेंदु है ना। तो cerebellum behind the pons and the rest of the brainstem sits structure called the cerebellum. Latin word है ये, इसका अर्थ है little brain, छोटा मेंदु। Just like the cortex, it has 2 hemisphere. इसके भी 2 hemisphere है with a dense layer of the gray matter surrounding an inner region of the white matter. उल्टा रहता है, सिर्फ बाहर ग्रे मैटर रहता है, अंदर व्हाइट मैटर रहता है। Functions of the cerebellum. Cerebellum का function क्या क्या है देखो। It controls the voluntary muscular movement and balance the body during movement. बैलेंसिंग करना। अभी देखो जब एक पेशेंट आता है ना, उसको चक्कर आती है, बैलेंसिंग नहीं होता, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, कान देखता है। कान में, क्योंकि कान में ईयर्स, आपको सिखाते समय बोला होगा कि ईयर में एक जो ऑर्गन है वो क्या करता है, बैलेंस करने में हमारा हेल्प किया जाता है। तो जो आपने सुना होगा वर्टिन वगैरह टैबलेट होते हैं, तो 1-2 दिन दे के लेते हैं, फिर भी आपका चक्कर कम नहीं हुआ, तो इट्स ऑलवेज ऑलवेज रिलेटेड टू सेरेबेलम। इस मेंदु को कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है और वो चक्कर कम नहीं हो रही है। तो 2 ही रीजन होते हैं, एक तो कान का रीजन और दूसरा है सेरेबेलम। सेरेबेलम में कुछ तो प्रॉब्लम होने की वजह से, वो नॉर्मल चक्कर नहीं है जो हमको एसिडिटी बढ़ने की वजह से आती है, वो अलग है। और ये बैलेंस नहीं आता, अपना बैलेंस चला जाता है। तो उसके 2 मेन रीजन रहते हैं, कान का एक रीजन रहता है और सेरेबेलम में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से आ जाता है। इट कंट्रोल्स, कोऑर्डिनेट्स एंड बैलेंसेस द वेरियस ग्रुप ऑफ द मसल्स, इंश्योरिंग स्मूथ इवन प्रिसाइज एक्शंस। कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। बस सेरेबेलम बोले तो एक शब्द आपने याद रख लिया कि मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, बस हो गया। समझ में आया? सेरेबेलम का मेन काम क्या है कि अपने बॉडी का इक्विलिब्रियम रखना और बैलेंस में रखने का काम सेरेबेलम का है। छोटा मेंदु, जो हमने डायलॉग भी बहुत सुने हैं, मेरा छोटा मेंदु है इसमें हाथ मत लगाओ नहीं तो मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो सेरेबेलम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंजुरी टू सेरेबेलम अफेक्ट्स द कंट्रोल एंड बैलेंस, बैलेंस भी चला जाता है, अपने बॉडी का कंट्रोल भी चला जाता है। तो सेरेबेलम उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ में आया? छोटा मेंदु ये दिखता है आपको, एक बार देखो फिर से, इधर इधर हाथ जो ये जो दिख रहा है अपने इधर बराबर रहता है, तो वो जो दिख रहा है वो है सेरेबेलम। ओके, पॉन्स के सामने, सेरेब्रम के नीचे, बड़ा मेंदु के नीचे जो रहता है वो है सेरेबेलम। अभी तीसरा पार्ट जो है सेरेबेलम के बाद, हिंड ब्रेन का तीसरा पार्ट जो आता है उसको बोलते हैं मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। और इधर से देखो, ये मेड्यूला ऑब्लोंगेटा क्या है, ये जो दिख रहा है, ये छोटा सा नेक में जो रहता है, अपने इधर नेक के बीच में जो रहता है वो है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन। क्या करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा? मेडुला ऑब्लोंगेटा मैंने अभी बोला था कार्डियक
रेस्पिरेटरी सब सेंटर्स उधर रहते हैं, इसलिए वो बहुत important part है. This part extends from the pons varoli above and is continuation with the spinal cord, है ना. ऊपर pons रहता है और नीचे इधर से spinal cord शुरू हो जाता है, तो बीच का जो भाग है वो medulla oblongata है. Okay, pons varoli above and is continuation with the spinal cord below. It is only about 3 semi long, but the medulla is an indispensable nerve tract which contains the control center of the autonomic vital functions. Vital function, autonomic जो vital functions है, उसका सब control ये medulla oblongata में रहता है, इसलिए बहुत crucial है. The vital centers like the cardiac center, respiratory center, vasomotor center, reflex centers like वोमिटिंग है, स्नीजिंग है, कफिंग है, स्वेलोइंग है, ये सब पॉइंट भगवान ने एक ही इसमें दिए है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में दिए है, इसलिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नेक का बीच का भाग, okay, are present in the deeper structures of the medulla. If the medulla is injured, the person dies on the spot. Okay, very important. इसलिए मैंने बोला था ना कि इधर कुछ तो वो खेलते हैं, उसमें क्या करते हैं, इधर बराबर इधर नहीं मारना, उनका कुछ रूल रहता है, लेकिन वो रूल तोड़ दिया और इधर करेक्ट वो निशाना बैठ गया तो आदमी तुरंत मर जाता है. फिर हम जो हैंगिंग के केसेस होते हैं उसमें करेक्ट उस पॉइंट में लग गया वो हैंगिंग तो उसमें चला जाता है. तो ये मेनली क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा है रिस्पॉन्सिबल. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रेस्पिरेटरी सेंटर्स, कार्डियक सेंट्रल रहते हैं जो कंट्रोल करते हैं ना, मींस कार्डियक अपना काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी, लेकिन मेन कंट्रोल किसके हाथ में, मेडुला ऑब्लोंगेटा में. उसमें उसका ही कंट्रोल चला गया तो आदमी तुरंत डाई हो जाता है. समझ में आया मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम. इफ द मेडुला इज इंजर्ड, द पर्सन डाइज ऑन द स्पॉट. सेरेब्रम कंट्रोल्स, सेरेब्रम करता है मेडुला को कंट्रोल. सेवरल क्रैनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सेल्स इन द मेडुला. मेडुला से बहुत सारे क्रैनियल नर्व्स चले आते हैं. द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स ओरिजिनेटिंग इन द मेडुला पास इनटू द हार्ट रेस्पिरेटरी सेंटर. फिर इधर से वो हार्ट रेस्पिरेटरी इधर से वो चले जाते हैं. Their stimulation increases or decreases the heart rate, control blood pressure. बहुत सारा जो कंट्रोल है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में रहता है. हार्ट रेट इंक्रीज करना, डिक्रीज करना, मींस ये कार्डियक सेंटर इधर रहने की वजह से वो कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास आ जाता है. They initiate the self protective mechanism of reflex action of vomiting, coughing, sneezing. ये सब कंट्रोल मेडुला ऑब्लोंगेटा के इसमें, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये नाम हमको याद रखना है क्योंकि इसमें बहुत सारे मेन फंक्शंस जो है, कार्डियक सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर, फिर जो अपने रिफ्लेक्स सेंटर है, वोमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग, स्वेलोइंग, ये सब सेंटर्स जो है वो इसमें बने रहते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ में आए. 3 ब्रेन, जो 4 ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन हो गया, अभी हिंड ब्रेन हो गया. हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स है, पॉन्स है, पॉन्स वैरोली है, फिर सेरेबेलम है और मेडुला ऑब्लोंगेटा है. ओके, मिड ब्रेन है, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, उसका उतना कुछ नहीं है, वो सिर्फ कनेक्ट करता है दोनों को. इसमें से भी बहुत सारे क्रैनियल नर्व्स पास होते हैं. और 4 ब्रेन है, 4 ब्रेन की हमने 3 पार्ट देखे थे. सेरेब्रम देखा था, डायंसेफेलम देखा था और लिम्बिक सिस्टम देखा था, फिर उसके पार्ट्स देखे थे. ब्रेन समझ में आ गया. हमारा अभी एक पार्ट हुआ है नर्वस सिस्टम का, ब्रेन. ओके, ब्रेन से जो निकलता है वो सब है ब्रेन. और अभी दूसरा जो पार्ट हम देखने वाले हैं अभी, स्पाइनल कॉर्ड. ओके, ये कंप्लीट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड रुक जाते हैं और फिर हम आगे ऑटोनॉमिक ये जो सिस्टम है दूसरी वाली, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, वो कर लेते हैं. ओके, अभी दूसरा जो पार्ट है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, हमने एक पार्ट देख लिया, ब्रेन. ब्रेन के पार्ट्स देख लिए, उसमें क्या क्या होगा. अभी दूसरा पार्ट स्पाइनल कॉर्ड घेतात का आता? स्पाइनल कॉर्ड घेऊया सर आज आणि मग उद्या. हा चालेल, नो प्रॉब्लेम. हा, एक म्हणजे ब्रेनचा एक भाग होऊन जाईल आणि मग आपण पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उद्यापासून. ओके, अभी सेकेंड जो पार्ट है वो है स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम. अभी फोरामेन मैग्नम क्या है, ये अपनी पीठ में एक अभी अपना जो ब्रेन का भाग है ना, उस कवटी है, उसके नीचे ना एक ऐसी
पोकली रहती है, उधर से ये स्पाइनल कॉर्ड अंदर आ जाता है। तो वो बीच का जो गोलाकार स्ट्रक्चर रहता है उसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इधर से स्पाइनल कॉर्ड नीचे आ जाता है। ओके, एक्सटेंड फ्रॉम द फोरामेन मैग्नम वेयर इट कंटिन्यूअस विद द मेडुला टू द लेवल ऑफ द फर्स्ट और सेकंड वर्टिब्रे, मींस ऊपर से जाके नीचे लंबर वर्टिब्रे तक, फर्स्ट और सेकंड लंबर वर्टिब्रे तक, ये मींस नीचे तक कमर के, लंबर मींस कमर के वर्टिब्रे तक चला जाता है, वो है स्पाइनल कॉर्ड। इट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी एंड फ्रॉम द बॉडी टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड इज 40 to 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये याद रखना, लेंथ, and 1 centimeter to 1.5 centimeter in diameter. Two consecutive rows of the nerve roots emerges on each side of its side. Means इधर से ऐसे नर्व निकलते हैं, है ना, हमने चित्र देखा होगा, वो अभी देखेंगे अभी। These nerve roots join distally to form 31 pairs of spinal nerves. इधर से कितना निकलते हैं? 31 pairs of spinal nerves निकलते हैं। एक I want to clarify, sorry, cervical 7 आहे ना, cervical 5 कसा 33 वर्टेब्रा 7च आहे, चुकून 5 लिहिलं असेल सर, 7च आहे। जरा सबट्रैक्ट करा, 31 है, 33 है, ये 7 है, थोरैसिक 12 है, लंबर 5 है, सैक्रल और कॉसिक्स मिला के 9। एक देखो इधर आता है, ये जो है ऊपर का जो नेक में आता है ये सर्वाइकल है। फिर थोरैसिक क्यों? अपने चेस्ट के बराबर पीछे आता है, ये 12 रहते हैं थोरैसिक। फिर लंबर में आता है, ये है 5 है। और फिर नीचे जो आता है सैक्रल एंड कॉसिक्स, ये 5 है। ओके, सैक्रल नर्व्स बोलते हैं। जो सर्वाइकल से आते हैं उसको बोलते हैं सर्वाइकल नर्व्स। फिर थोरैसिक से आते हैं इसको बोलते हैं थोरैसिक नर्व्स। फिर लंबर से आते हैं इसको बोलते हैं लंबर नर्व्स। और सैक्रम नीचे की इससे आते हैं सैक्रम एंड कॉसिक्स, इससे जो नर्व्स आते हैं उसको बोलते हैं सैक्रल नर्व्स। ओके, जिस पार्ट से जो नर्व्स आते हैं उनको अलग अलग नर्व्स बताया गया है। जो नेक के सर्वाइकल से आएंगे उसको बोलेंगे सर्वाइकल नर्व्स। जो पीठ के पीछे बराबर में सर्वाइकल के नीचे से लेके लंबर तक जो जाएगा उसको बोलेंगे थोरैसिक नर्व्स। फिर लंबर नीचे पीठ के बाजू से जो आएंगे उसको बोलेंगे लंबर नर्व्स। और नीचे जो सैक्रम बोन है उससे जो आएंगे उसको बोलेंगे सैक्रल नर्व्स। ओके, the spinal cord is safely placed within the spinal canal of the vertebral column. अब ये spinal cord जो है वो vertebral column है, मींस हमको ऐसे हाथ को लगती है ना, ऐसे बोन्स लगते हैं, उनको बोलते हैं vertebral column। तो ऐसे एक vertebral column रहते हैं ऐसे, और vertebral column के अंदर से ये spinal cord जाती है। ओके, इट इज कंपोज्ड ऑफ ग्रे मैटर इन द सेंटर सराउंडेड बाय व्हाइट मैटर। इधर उल्टा रहता है, ग्रे मैटर बीच में रहता है, व्हाइट मैटर बाजू में रहता है। स्पाइनल कॉर्ड इज रैप्ड बाय द ड्यूरा अरेक्नॉइड पाया मैटर्स एंड सीएसएफ इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल कैनल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ये भी नहीं आया एक्चुअली, है ना, इसमें देखती हूँ थोड़ा सा, 1-2 स्लाइड्स इधर उधर हुए हैं, ये जो स्लाइड्स नहीं हुए हैं वो मैं बताती हूँ। अभी ये ड्यूरा अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर जो है वो इसमें भी आया है, अपने ब्रेन में भी। ब्रेन में भी 3 लेयर्स रहते हैं जिनको मेनिंजेस बोलते हैं। वो ड्यूरा अरेक्नॉइड एंड पाया मैटर से बना होता है, और उसमें सीएसएफ मींस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। 2 स्लाइड गायब है, वो मैं कल डालती हूँ और फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, तो वैसे ही सेम स्पाइनल कॉर्ड में भी मींस मेनिंजेस बोलते हैं उनको। अब आपने कभी भी सुना होगा कि फीवर पड़ गया, मेनिंजेस हो गया, मींस कहते हैं डोक्याला मेंदुला ज्वर, मेंदु ज्वर जो बोलते हैं उसको, तो मेनिंजाइटिस होता है। तो ये जो मेनिंजेस है, व्हाट इज मेनिंजेस? तो जो अपना ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको कवरिंग है। ओके, तो 3 लेयर्स है उसमें। एक लेयर है ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, और उन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो उसमें रहता है, ब्रेन में भी रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में रहते हैं, जिससे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुशन की तरह यूज होता है, प्रोटेक्शन में यूज होता है। और ये पूरा अपना जो सिस्टम है वो अच्छे से चलाने के लिए सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, इट इज यूनिफॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड एंड डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉसिक्स। हम देखेंगे ये थोड़ा सा कंटिन्यूअस अच्छे से एक बार फिर से, क्योंकि मैंने वो ये जो मैंने बोला है ना कि वर्टिब्रा, ये देखो वर्टिब्रा,
ये ऐसा वर्टिब्रा रहता है, ऐसे एक 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 को धंसे हुए वर्टिब्रे रहते हैं, उसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड चली जाती है। ओके, और हमारा जो ये है स्पाइनल कॉर्ड ऐसा रहता है कर्वेचर। ओके, ऊपर से ऐसा सर्वाइकल, फिर थोरैसिक, फिर ये लंबर, और फिर ये। अभी इसका सर जो है ना आगे का थोड़ा बहुत वो फिर से हम कल देखेंगे, फिर से स्पाइनल कॉर्ड देख के फिर से कल देखेंगे पूरा। ओके, हमेशा स्ट्रेट ही क्यों बैठना चाहिए, ऐसे क्यों नहीं बैठना चाहिए, ये सारे सवाल है ना वो मैं कल कवर कर। अभी तक कुछ समझने में कुछ डिफिकल्टी है स्पाइनल कॉर्ड और दूसरी